आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होती है? यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, C2H4, C2H2। अब जरा देखें CH4, CH4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि कार्बन की जो चार वैलेंसी है, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो चारों कैसे हैं? वो हमारी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर CH2 यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी तो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 2 डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। और इसमें देखें तो क्या है कि कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो कंपाउंड है जिनमें क्या होता है कि चारों वैलेंसी हमारी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं। तो जैसा मैंने बता दिया आपको, जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनमें कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्केन, और जिनमें डबल बॉन्ड होती है उन्हें एल्कीन, और जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी n की वैल्यू यदि हम रखें 1 तो बन गया हमारा पहला एल्केन, n की वैल्यू रखी हमने 2 तो ये बन गया हमारा दूसरा एल्केन, n की वैल्यू रखी हमने 3 तो ये बन गया हमारा तीसरा एल्केन। ऐसे क्या करें हम n की वैल्यू रखते जाएंगे तो क्या होगा? ये पहला एल्केन मेथिल, एथिन और प्रोपेन। ऐसे आगे चल के ब्यूटेन वगैरह जान देंगे। इनका एक फार्मूला ये होता है RH। एक फार्मूला RH। R का मतलब एल्किल ग्रुप CH3 या C2H5 या C3H7। तो पहला मेथड लेते हैं एल्केन को बनाने का, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम क्या करें? हाइड्रोजनेशन करते हैं। और कैटलिस्ट कौन से होने चाहिए? या तो निकेल हो या प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो या रानियम हो, कोई सा हो। फर्क इतना है यदि हम निकेल लेंगे तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ेगा, और यदि हम प्लेटिनम लें या पैलेडियम लें या रानी निकल लें तो ये रिएक्शन हमारा रूम टेम्परेचर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और मैंने क्या किया? इसका कर दिया हाइड्रोजनेशन। तो क्या होगा? यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी और क्या होगा? एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। और इस तरह से लेकर हमारा ये बन गया एथेन।
ठीक है ना। यदि मैं मान लो यहां पर इस बार ये प्रोटीन है, इसका कर दूं मैं हाइड्रोजनेशन, तो यहां पर भी हमारा एल्केन बन जाएगा प्रोपेन। तो हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन करने पर एल्केन को बना सकते हैं। अब हम एल्किल हैलाइड से बनाएंगे एल्कीन। इसमें एक अच्छा मेथड है, वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इनको सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहां से हमारा ये NaX मिल जाएगा और ये बन गया एल्कीन। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3Cl प्लस 2Na, फिर लूंगा CH3Cl, क्या हुआ, यहां से हमारे NaCl मिल जाएंगे और इस तरह से लेकर एथीन हमारा बन गया। इस रिएक्शन से मेथेन नहीं बन सकता। ये रिएक्शन वास्तव में फ्री रेडिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने इस बार ले लिया CH3 और ये CH3Cl, 2Na प्लस CH3 CHCl और CH3। इस कंडीशन में क्या बनेगा, चलिए, तो जैसा मैंने कहा होता क्या है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है हेलिन वाले, ये यहां से ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह से लेकर ये हमारा CH3 CH, पता नहीं दिखा दिख रहा, तो ये CH3 CH CH3 और ये रहा रेडिकल गिरा, ऐसे इसमें ये CH3 फिर CH फिर CH3 और इसका मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इस तरह से लेकर ये यहाँ पर बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट और साथ में ये हमारा 2NaCl निकल जाएगा। तो इस तरह से लेकर ये था हमारा वुड्स रिएक्शन। दूसरा है फ्रैगनेंट रिएक्शन। फ्रैगनेंट रिएक्शन भी वुड्स रिएक्शन जैसा ही है। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, सोडियम की जगह यहां हम जिंक ले लेते हैं। बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। तो यहां क्या हो गया, ZnH2 मिल जाएगा, या यहां में कहूं तो ZnCl। तो वुड्स और फ्रैगनेंट रिएक्शन दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, बस वुड्स में क्या होता है, यहाँ सोडियम लिया जाता है, इसमें जिंक लिया जाता है। कोरी हाउस सिंथेसिस, इसमें क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड को हम लिथियम डाइएल्किल और कॉपर, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं। इसे हम गिलमान रिएक्ट भी कहते हैं, इसे हम गिलमान रिएक्ट भी कहते हैं।
तो यहाँ क्या होगा, इसी में R' मान लूँ तो ये R और ये R, इस तरह से लेकर मैं एल्केन मिल जाता है। और यहाँ से हमारा RCU और LIX, ये Li और X, ये हमारा निकल जाता है। अब इसका फायदा क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये था एल्केन हैलाइड, जरा इसको रेड कराओ, गिलमान एंड से, तब क्या होगा, ये यहां से हमारा बन गया एल्केन। और CH3 आने लगेगा, सॉरी CH3Cu और LiB, ये निकल गई। तो इसमें 1 2 3 यानी ऑड नंबर कार्बन वाला हमें एल्केन मिल जाता है, ये इसका फायदा भी है। अगला मेथड है डी कार्बोनिलेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड हमारे कार्बोनिक एसिड ही होते हैं, तो RCOH, इसे इसमें सोडा लाइम, सोडा माने कास्टिक सोडा और लाइम माने कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, इनको मैं 3 रेशियो में लिख इनको, इसका हीट करें तो क्या होगा, यहाँ से ये हमारा Na2CO3, ये निकल गया हमारा Na2CO3। अब क्या रहेगा हमारा R और H, यानी ये बन गया हमारा एल्केन। R की वैल्यू मान लो इसमें ले ली CH3COOH प्लस सोडा और लाइम, हीट करें तो क्या होगा, ऐसे यहां से लेकर ये Na2CO3 निकल गया। यहाँ पर सोडियम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड लेंगे, तो यहाँ से हमारे ये निकल गए Na2CO3। अब बच रहा हमारा CH3 और H यानी CH4, ये बन गया हमारा मैथ। तो क्या करते हैं कि जो हमारे फैटी एसिड होते हैं उनके सोडियम सॉल्ट को जब सोडा लाइम के साथ हीट कर देते हैं, उस समय क्या होता है, हमारा एल्केन बन जाता है। एल्केन बनाने का अगला मेथड है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोनिक एसिड। इनमें से किसी का भी यदि हम HI द्वारा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तब भी क्या होता है, हमें एल्केन मिल जाता है। खास बात यह, जितने इसमें कार्बन है उतने ही कार्बन वाला हमको एल्केन मिलता है। अब जैसे मान लीजिए RH, तो क्या होगा, ये हमारा RH, ये बन गया। बाकी इसमें ऑक्सीजन है वो H2 में निकल जाएगा, और जो I है वो I2 बन के निकल जाएगा। सिर्फ क्या करना, हमको केवल रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे मैं अगर देखूं कितने H आ रहे हैं, अगर 2 और 1 3 H है यहाँ पर, या 1 है तो मैं 2 कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक हमारा बैलेंस हो गया। ऐसे यहाँ देखें, इसमें RCHO है, तो R और C ये वाली बन जाएगी हमारे एल्केन। जितने कार्बन है उतने कार्बन वाली एल्केन बनेगी। बाकी O है, ये हमारा H2 बन के निकलेगा, और जो I है ये I2 बनकर निकल जाएगा। अब जरा चेक कर लें कितने हाइड्रोजन हमारे, 3 और 2 5, तो 1 ये हो गया, यहाँ रह गए 4, हो गए 5। अब 4I हो गया, इसका मतलब यहाँ 2I2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस कीटोन को देखें, इस कीटोन में क्या हो रहा है, RCR,
तो मैंने कहा था जितने कार्बन है उतने वाली एल्केन, तो आर सी आर वाली एल्केन, यानी आर सी फिर H2 कर रहे हैं, ये बन गया हमारा एल्केन। ऑक्सीजन है वो हमारा H2 में निकलेगा, आई है वो I2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब क्या रहेगा इसमें, हाइड्रोजन कितनी यहाँ पर देखें जरा, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ में 4 करना पड़ेगा, और 4 आई हो गए तो यहाँ हो गया 2 आई। अगला देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी क्या है, RC, 2 कार्बन है इसमें, केवल 2 कार्बन है, एक R वाला कार्बन हो गया, ये हो गया। इस तरह कह सकता हूं मैं R और CH3 हो गया। इसमें ऑक्सीजन 2 है तो 2H2 निकलेगा, यहां निकलेगा I2। अगर H चेक करें 4 और 3 हो गए 7, तो 1 तो देगा, अब चाहिए हमको 6, यहाँ 6 लगा दिया मैंने, और रहेगा 6I, इसका हो गया 3I2। तो इस तरह से हम रेड फास्फोरस और HI द्वारा हम, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोनिक एसिड हो, इनका रिएक्शन कर देते हैं तभी हमें एल्केन मिल जाती है। एक और अच्छा मेथड है एल्केन बनाने का, वो है क्लीमेंसन रिएक्शन। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन, इनसे हम क्या करते हैं, एल्केन को बनाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड, मान लो एल्डिहाइड या कीटोन है, तो क्या करेंगे, उसका हम जिंक और HCl द्वारा उसको करा देंगे रिएक्शन, क्योंकि जानते हैं Zn प्लस HCl क्या करेगा, ये ZnCl2 प्लस ये H2 आएगा। तो इससे कराएंगे इसका रिएक्शन। तो आप देखें होगा क्या, इसमें जो ये CO एसिड कार्बन है, ये हमारा मेथिलीन ग्रुप में जाकर कन्वर्ट हो जाता है, बाकी ऑक्सीजन H2 बनकर निकल जाता है CH। अब मान लो हमारा क्या हुआ, एल्डिहाइड का मान लो, तो एल्डिहाइड का क्या होगा, RCH, ये हमारा एल्डिहाइड। तब क्या होगा, यहां पर R और H बन गया हमारा एल्केन। अब यहाँ पर जरा H काउंट कर लें, कितने H बनने हैं, 2 और 2 4, यहाँ कर देंगे। मान लो कीटोन होता तो क्या होता हमारा, ये RCO प्लस 4H, तब भी क्या होता हमारा, यहाँ R, यहाँ R और यहाँ पर CH, RCH2R, ये भी क्या हमारा, ये भी एल्केन, वाटर से निकल गया। तो ये था हमारा क्लीमेंसन रिएक्शन। ऐसा ही मिलता जुलता एक और रिएक्शन उसे कहते हैं वुल्फ किस्नर रिएक्शन, उसे देखते हैं। वुल्फ किस्नर रिएक्शन द्वारा भी हम एल्डिहाइड या कीटोन से हम एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, इसमें लेते हैं हाइड्रेशन NH2 और NH2, ये हाइड्रेशन लिया जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से निकल गया H2, ये निकल गए N2, तो H2O निकल गए, N2 निकल गए, अब क्या रह गया, ये रह गया हमारा H2, तो RHCH2 बन गया हमारा एल्केन। इसको हम KOH की प्रेजेंस में कर सकते हैं। ऐसे मान लो कीटोन है, तभी क्या होगा, वुल्फ किस्नर में हाइड्रोजन से इसका क्या कराएंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये फिर से निकल गया H2, ये निकल गया N2 और बन गया हमारा एल्केन। ये था हमारा वुल्फ किस्नर रिएक्शन। अब लेते हैं एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो पहली हमारे एल्केन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कैसी होती है, गैस होती है। उसके बाद C5 से C7 तक की एल्केन
लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे चाहे वो C18 वाली हो या C18 से ज़्यादा वाली एल्केन होगी, वो सब कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जैसे जैसे क्या हुआ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। C512 से C614 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन यदि हम ये देखें, मान लो तीन मैंने आपके सामने एल्केन ली हैं, तीनों क्या है C5H12 में, तीनों C5H12 में, लेकिन फर्क क्या है इनमें, यानी मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होंगे इन सबके होंगे, फर्क ये है कि ये नॉर्मल चेन है, इसमें ब्रांच है, उसमें ज़्यादा ब्रांच है। तो जब ऐसे एल्केन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है लेकिन फर्क होता है इनके स्ट्रक्चर में, तो ऐसा होता है कि जिसमें ब्रांच ज़्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर को ये हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो एल्केन की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। इसमें क्या है कि एल्केन को जब हम हेलोजन से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा एल्किल हैलाइड बन जाएगा और ये HX मिल जाएगा। अब इनकी जो हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है मतलब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, यानी फ्लोरीन को यदि रिएक्ट कराना है इससे तो यहाँ हमें कोई कुछ लेना नहीं है, सिर्फ हमें ये तो रेजोनिक रिएक्शन हो जाता है। क्लोरीन से रिएक्ट कराओ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइट चाहिए, या लाइट हो या ऑक्साइड हो कोई, या हीट करना है। जनरली हम आयोडीन जो लेस रिएक्टिव है हेलोजन, इसलिए क्या होता है जब इससे रिएक्ट कराते हैं तो करना पड़ता है हमको हीट करना पड़ता है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री उससे कम होती है, 1 डिग्री सबसे कम होती है। अब देखेंगे कि इसका क्या एग्जाम्पल। तो लेते हैं एग्जाम्पल एक हेलोजिनेशन का। हमने लिया मेथेन और मेथेन को हमने क्लोरीन से रिएक्ट कराया। तो देखिए इसमें मेथेन को एक्सेस में, तब क्या होगा, यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा और ये CH3Cl बन जाएगा और रिएक्शन हमारा ही हो जाएगा। लेकिन मान लो कि हमने क्लोरीन को लिया एक्सेस में, तो क्या होगा रिएक्शन आगे फिर से बढ़ेगा। अब क्या होगा, फिर HCl निकलेगा, CH2Cl2 बनेगा, फिर आगे रिएक्शन बढ़ेगा और फिर क्लोरीन है, फिर HCl निकलेगा और CHCl3 बनेगा। आगे भी हम क्लोरीन लेना तो CCl4 बन जाएगा। इस तरह से लेकर के हमारा चेन रिएक्शन होता है। तो जरा हम इस रिएक्शन करते हैं मैकेनिज्म। तो एल्केन के जो क्लोरीनेशन है उसकी जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, जैसे क्लोरीन है, सबसे पहला ये क्लोरीन, ये हमारा सनलाइट में क्या होगा, पहले इसका होमोलाइटिक फिजन होगा, यानी इसमें से दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे और इस तरह से लेकर के फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब अगले स्टेप में क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल है ये मेथेन, मैं कह सकता हूं CH3 और H, मैंने ऐसे लिख दिया CH3H, ये मेथेन है। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा। यहां भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से फिजन हुआ तो JH का एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन, यानी HCl बन गया, और CH3 का एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये मेथाइल बन गया फ्री रेडिकल। अब फिर से क्या होगा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर वही क्लोरीन उससे रिएक्ट करेंगे तो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां से फिजन होगा। अब देखिए
तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यानी इतना मिलकर ये CH3 बन जाएगा और फिर से हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो हमने चेन प्रोपेगेशन सिस्टम में देखा कि हमें दो तरह के फ्री रेडिकल मिले हैं, एक CH3 और दूसरा Cl। तो क्या होता है फिर ये भी आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब ऐसे बहुत सारे भी होंगे तो तीन तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये है CH3 जैसे बहुत सारे एटम फ्री रेडिकल मिलकर आपस में, ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या करेंगे, ये CH3 और CH3 बनाएंगे। ऐसे ही Cl आपस में मिलकर ये Cl और Cl यानी Cl2 बनाएंगे। और लेकिन ये दोनों भी आपस में रिएक्ट होंगे यानी CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल और ये CH3Cl बनाते हैं। इस तरह से लेकर हमारा क्या होता है, ये हो जाता है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। अच्छा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केवल एक ही कार्बन था। अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह के कार्बन होंगे। अब तक हमने जैसे मैंने कराया था CH4 का हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हुआ, जैसे मैंने क्लोरीन से रिएक्ट कराया मैंने, तो एक ही कार्बन था, उसका यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ये मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे लेता CH3 और CH3, यहाँ में क्या था हाइड्रोजन, तब क्या होता, हम कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते, इन वालों को। तो यहाँ पर हम किसी को देते, बात एक ही है, मालूम मैंने इसे रिप्लेस कर दिया तो बन गया CH3 और CH2Cl। और मालूम मैं इसे रिप्लेस करता तब भी क्या होता, CH3CH2Cl बन जाता। क्यों बन जाता कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो कार्बन है ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री का मतलब होता है जैसे ये वाला कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ऐसे ये वाला कार्बन क्या है, दूसरी साइड में एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया 1 डिग्री कार्बन। अब मैं ये पूछूं इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो 1 डिग्री कार्बन ये हुआ तो 3 हाइड्रोजन ये हो गए, ये 1 डिग्री कार्बन है 3 ये हो गए, टोटल हो गए 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऊपर में देख रहा हूँ यहाँ क्या है स्थिति है कि इसमें ये जो कार्बन है ये इधर एक कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री, ये कार्बन इधर एक कार्बन से अटैच है जो हो गया 1 डिग्री, ये कार्बन नीचे ये कार्बन से अटैच है ये भी हो गया 1 डिग्री। लेकिन ये वाला कार्बन है ये इधर भी और इधर भी यानी 2 कार्बन अटैच है, ये हो गया 2 डिग्री। और ये कार्बन है ये इधर भी और ऊपर भी, तो ये हो गया 3 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें यदि मैं कराऊं इसका हाइड्रोजनेशन, मालूम मैंने क्या किया, इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराया। अब प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, एक तो स्थिति ये है कि 1 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो, चाहे यहां से रिप्लेस हो या यहां से रिप्लेस हो, यहां से रिप्लेस हो, ये तो एक ही स्थिति रहने वाली है। तो चलिए बन गया हमारा CH3 CH3 CH2 और CH2Cl। दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें कि मान लो मैं 2 डिग्री को रिप्लेस करूं, मैं यहां से रिप्लेस करूं तब क्या होगा, CH3 CH ये तो ऐसे रहने वाले हैं, यहां से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो यहां लग गया हमारा हाइड्रोजन, अब ये रह गया CH3। तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इसमें 3 डिग्री रिप्लेस करो तो जरा यहां देखें तो हमारा प्रोडक्ट बन सकता है हमारा CH3, ये CH था इसको रिप्लेस करना मुझे, तो यहां तो CH3 पहले से है, यहां लग गया Cl हमारा, अभी रह गया CH2 और CH3। तो 3 तरह से प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे इस कंडीशन में, जब हायर एल्कीन हो जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हो
उसमें प्रोडक्ट हमारे 3 तरह के हो सकते हैं। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? 1 डिग्री वाला होगा या 2 डिग्री वाला होगा? देखिए ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है और ये 3 डिग्री वाला है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? तो इसको पता लगाने के लिए हम मेथड जो यूज करेंगे उसे आगे देखते हैं। तो इस कंपाउंड के लिए कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसे पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके लिए परसेंट निकालेंगे मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट के लिए, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या निकालेंगे? परसेंट किसकी? मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट की। ऐसे निकालेंगे परसेंट ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, ऐसे निकालेंगे परसेंट ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट की। इनमें से जिसकी परसेंट ज़्यादा निकलेगी समझ जाइए वही प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना ही पड़ेगा कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे यहाँ देखा ये 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन ये भी 3 हो गए, यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 हो गए, टोटल हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 9। ऐसे ही नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री कितने हैं? CH2 ये 2 हो गए, और 3 कितने हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन केवल 1 है यानी 1। हमें 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन इनके रिलेटिव रिएक्टिविटी हमको दी हुई है, ये हमको गिवन हुआ है। अब हम क्या करेंगे? फार्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे इनकी। तो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट की परसेंट निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट इनटू 100। अब मैं सबसे स्टार्ट करूंगा परसेंट ऑफ 1 डिग्री मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, यानी पहले मुझे 1 डिग्री पर जो हमारे क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है उनकी निकालनी होगी, क्या? परसेंट निकालनी है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैंने ग्राफ कर दिया 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी, ये मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन होगी, ये 1 है, ये 1 हो गई, अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट यानी सभी का, यानी पहला 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू 1 प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू इसकी रिएक्टिविटी थी 3.8 और प्लस 3 डिग्री हाइड्रोजन, इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी थी कितनी? 5 क्वेश्चन में की थी, इंटू क्या? 100। ये लगा दिया अपना फार्मूले से। अब जरा लगाओ उनकी वैल्यू, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हमारे पास कुल मिला है? 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी फिर 9 इंटू 1 प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन यानी हो गए 2, ये 2 इंटू इसकी रिएक्टिविटी कितनी थी? 3.8 और प्लस 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन है 1 इंटू इसकी रिएक्टिविटी 5। इस सब को हमें सोल्व करना पड़ेगा। अभी देखते हैं इसको, तो ये हमारा निकल गए, सोल्व कर लेंगे इसको। ऐसे जब देखा 2 डिग्री के लिए तो क्या हो जाएगा? यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन वो कितने हैं? वो 2 इंटू क्या? इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी 2 डिग्री कितनी है? वो 3.8 है, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन टोटल जितना नीचे वही आएगा 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3.8 प्लस 1 इंटू 5। इसे सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में हम देखेंगे परसेंट ऑफ 3 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखें, ये
3 डिग्री कितने हैं 100 है, तो 1 इंटू क्या इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, वो क्वेश्चन कितनी दी है हमें 5 दी है। बाकी टोटल अमाउंट कितना नीचे 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3.8 और प्लस 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 100। इन सबको ये सॉल्व करेंगे तो मिलेंगे इनकी परसेंट। जरा देखते हैं, तो इनको मैंने सॉल्व करके देखा तो 1 डिग्री के लिए हमारी जो परसेंट आ रही है मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट की वो आ रही है 41.67। ऐसे ही 2 डिग्री के लिए मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट की परसेंट आ रही है निकल के वो आ रही है 35.18 और 3 डिग्री के लिए आ रही है हमारी, यानी 3 डिग्री कितनी आ रही है वो आ रही है 23.15% आ रही है। तो यानी हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो परसेंट है मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट के लिए वो कितनी आ रही है वो आ रही है 41.67 आ रही है 1 डिग्री के लिए। यानी इसका जो मैंने सबसे पहला वाला जो प्रोडक्ट दिया था 1 डिग्री वाला वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से लेकर हम क्या करते हैं कि किसी हायर एल्केन का हेलिब्रेशन करने पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं पता लगा लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा।